आगे वाले सवाल पे चलेंगे। यहाँ पे हमको जो दिखाई दे रहा है, कहा जा रहा है कि बिंदु ए माइनस ए और माइनस √3a और √3a एक त्रिभुज के शीर्ष है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही आराम से, बड़े प्यार से आपको सूत्र मालूम है। क्या है वो सूत्र? तो भाई सूत्र तो यही है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y3। यहीं पे बिंदुओं को हमने लिख लिया, x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिख लिया। अब इन्हीं को छाट के बस इसमें बड़े आराम से रख देना है और चिन्हों को थोड़ा ध्यान से रखना है, बस सबको रखते चले जाना है। x1 रख दिया, y2 माइनस y3 रख दिया, और यहाँ पे अब आपको क्या समझाया जाए, पूरा हल होता जाए, काट पिटैया चलती गई। आखिर में ये 2 से ये भी कट गया, 4 कट गया, और माइनस में क्या मिल गया, 2√3a² मिल गया। बस इतना सा मिला, ठीक है। अब यहाँ पे क्षेत्रफल माइनस में होता नहीं, इस वजह से इसको प्लस पे लिख लिया, बस और कुछ है ही नहीं। और यहाँ पे कुछ क्या बताएं हम, देख लो, जो कुछ भी है आपके सामने, बस एक लाइन का खेला है, आपको प्लस माइनस थोड़ा सा ध्यान देना है। हेलो, आगे वाले सवाल क्या है, यहाँ पे कहा गया है कि यदि एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक ये दिए गए हैं 1 1 2 -3 और 3 4, तो इसके केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे? देखो भाई, सिंपल सी बात बताएं, वैसे तो आप करोगे तो इसमें बहुत लंबा लफड़ा चलेगा, क्योंकि ये मध्य बिंदु का निर्देशांक दिए हैं, शीर्षों के निर्देशांक नहीं दिए हैं। पर आप अगर देसी भाषा में करना चाहो, ट्रिक लगाना चाहो, तो बहुत ही सिंपल सा काम है। देखो याद रखो, क्या है कि केंद्र के जो निर्देशांक होते हैं वो x1 y1 और x1 x2 और x3 तीनों को जोड़ करके 3 से भाग देने पे मिलते हैं। अभी यहाँ पे x तो है नहीं, उसके मध्य बिंदु दिए, तो इन्हीं मध्य बिंदुओं को जोड़ करके 1 2 और ये जो 3 दिए, तीनों को जोड़ लो, तो 3 2 5 1 6 को 3 से भाग कर दो, कितना मिलेगा? 2 कहाँ दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब बाकी पीछे वाला 1 -3 और 4 को जोड़ लो, 4 में से 3 गया, कितना बचेगा? 4 में से 3 गया, बचा 1 और 2 को 1 को जोड़ लेंगे, 2 हो जाएगा, तो 2/3। तो ये वाला जो बिंदु दिखाई दे रहा है बी वाला, बिना हल किए बड़े आराम से आपको मुंजबानी देख करके मिल गया, ठीक है। वैसे आप हल करोगे तो हाँ आएगा, लंबा होगा, पर आपका ये जो काम बन जा रहा है ऐसे, तो ऐसे ट्रिक से आप समझ लो, बहुत ही आसान से हो गया। 13 नंबर सवाल पे चलेंगे, बहुत ही आसान काम। कहा गया है दो बिंदुओं के बिंदु ए और बी के निर्देशांक आपको दिए गए हैं। एक बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यदि पी ए बराबर पी बी है, त्रिभुज पी ए बी का क्षेत्रफल क्या है? 10 वर्ग इकाई दिया है। तो इस सवाल को हम हल करेंगे, देखेंगे कैसे करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो सवाल है उसमें ए बी सी और जो पी है हमने उसको लिख लिया। पी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो एक्स वाई मान लिया हमने। और यहाँ पे आपको कहा गया था पी ए बराबर पी बी, तो हमने पी ए बराबर पी बी लिख दिया, और त्रिभुज पी ए बी का क्षेत्रफल जो है 10 वर्ग इकाई है, लिख लिया हमने। अब अगर ये दोनों बराबर है तो आपको दूरी का सूत्र तो मालूम है कि अंडर रूट क्या होता है, डी बराबर होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। बहुत सिंपल सा काम वही यहाँ पे रखा गया है। 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर, 4 माइनस वाई होल स्क्वायर, और बराबर अंडर रूट लगाया, बराबर कर दिया 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर और माइनस 2 माइनस वाई होल स्क्वायर, ये कर दिया। अंडर रूट दोनों तरफ से हटा देंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, इतना विस्तार मिल गया। इसका होल स्क्वायर किया, इतना मिल गया। यहाँ पे देखेंगे इतना मिल गया है, और इसका ये मिल गया। अब यहाँ पे देखेंगे 3 त्रिका 9 और एक्स स्क्वायर, और 2 माइनस लिख जाएगा, 2 3 6 एक्स, ठीक है। और यहाँ पे 4 चौके 16 बन जाएगा वाई स्क्वायर, और माइनस 4 दूनी 8 वाई, साथ में इसके साथ हो गया है। अब यहाँ पे दोनों के साथ माइनस है, इस वजह से दोनों सब जगह प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि बस एक्स वाई को जो दोनों तरफ हमको दिखाई दे रहे थे उनको हमने काट दिया। जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को काट दिया, और जो कुछ गिनतियाँ जोड़ते घटाते बनी हमको जोड़ घटा दिया। एक्स को एक तरफ रख, पहले बात तो यहाँ पे जो भी जुड़ने वाला था, जैसे कि इनको लाइन से पहले लिखा, ठीक है। 9 माइनस 6 वाई इनको लिख लिया, 6x माइनस 8 वाई और प्लस 16 तो उनको लिख लिया 25, यहाँ पे माइनस 10 एक्स 4 और ये प्लस 4 वाई। और अब क्या किया है कि x को उधर पहुँचाया, 10 एक्स को इधर पहुँचाया प्लस में हो गया, और यहाँ पे 4 वाई को इधर पहुँचाया माइनस में हो गया। और 16 9 25 होता है, इधर भेजेंगे
तो ये दोनों लोग पहले बात तो प्लस में, उधर जाने के बाद माइनस हो जाएंगे और 16 9 25 मिल जाएगा और माइनस में 25 मिलेगा, इधर प्लस 25 है तो सीधे सीधे कट रहा था, इसी वजह से हमने 25 4 29 नहीं किया था। ठीक है, ये कट गया तो ये 4 बच गया और 4x माइनस 12y बराबर 4 है, 4 से सभी कट रहे हैं तो काट दिया हमने 4। अब यहाँ पे x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 1 और ये समीकरण 1 बन चुका है। और क्षेत्रफल का जो सूत्र दिया है, क्षेत्रफल दिया है 10 वर्ग इकाई, तो हमने यहाँ पे क्षेत्रफल का सूत्र भी हमने रखा है। तो क्षेत्रफल की जगह पे 10 रख दिया, 1/2 रख दिया, x1 y1 x2 y2 सब कुछ जो कुछ भी था उसी के हिसाब से देख करके रख लिया। सूत्र आपको बता ही दिया है कैसे रखना है, क्या करना है। तो बड़े आराम से यहाँ पे हल करते चले गए, पूरा हल किया, जो भी करते बना काटा। तो ऐसे करते करते आपको ये दूसरा समीकरण मिल जाएगा। अब इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्रगुणन जो भी आप लगाना चाहें उस हिसाब से लगा के, सबसे आसान तो प्रतिस्थापन पड़ता है। तो x बराबर यहाँ पे देखेंगे 3y को उधर भेज देंगे तो 1 + 3y होगा, तो x का मैं 1 + 3y रख दिया। तो या फिर यहाँ पे विलोपन लगा दिया है, घट गया था 3y कट रहा था तो दोनों को जोड़ दिया तो 9 1 10x और यहाँ पे 69 1 70, तो x बराबर 7 मिल गया और समीकरण 1 में रख दिया x का मान। तो y बराबर कितना मिल गया, 2 मिल गया। तो बिंदु कितने मिल गए, 7,2 मिल गया। थोड़ा सा लंबा चला लेकिन हुआ। अच्छा, यहाँ पे जो उत्तर है वो किसी भी ऑप्शन में नहीं मिल रहा था, तो चौथा ऑप्शन जो है इनमें से कोई नहीं वो सही होगा। तो ये भी बहुत गजब की सवाल रही, थोड़ी सी लंबी पड़ी लेकिन थी गजब की। 14 नंबर सवाल को देखेंगे, कहा गया है यदि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल a है तथा समकोण बनाने वाली भुजा, एक भुजा की लंबाई b है, तो समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर डाले गए लंब की हमको लंबाई ज्ञात करनी है। बहुत अच्छा सवाल है, देखते हैं। तो भाई बात यह है कि समकोण त्रिभुज है, क्षेत्रफल a आपको दिया गया है, भुजा एक b दी गई है, तो ये पूरे के एरिया a हो गया। हमने यहाँ पे पी क्यू को b मान लिया है। ठीक है, एरिया आपका a दिया है। अब देखिए इसका जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार पी क्यू गुणित ऊंचाई क्यू आर, ये लग जाएगा समकोण त्रिभुज है इस वजह से। तो a बराबर 1/2 b, ये आधार हो गया, क्यू आर ये हो गया। क्यू आर का मान निकालेंगे, 2 ऊपर जाएगा b नीचे आएगा, तो क्यू आर बराबर 2a/b मिल गया। अब हमको ये लंबाई ये निकालना था, वो तो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो हमको यहाँ पे ये क्यू आर मिल चुका है जो कि है 2a/b। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम इसका मान निकाल सकते हैं। तो हमने वही निकालने की कोशिश की है, PR² बराबर PQ² प्लस QR²। यहाँ पे इसके जगह पे b रख दिया, इसके जगह पे 2a/b रख दिया, होल स्क्वायर किया, मतलब इसका स्क्वायर किया तो ये तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे 2 दूनी 4 a²/b²। तो यहाँ पे बटे में 1 लगा के हल किया तो b² से गुणा हो गया, इधर गुणा हो गया तो b⁴ और यहाँ पे 4a², इतना कुछ हमको मिल गया। अब यहाँ पे PR² बराबर था तो PR बराबर हमें यहाँ पे अंडर रूट बना देंगे। ठीक है, जो हमने आगे किया है। तो PR बराबर क्या होगा, √b⁴ प्लस 4a²/b²। तो ये b² बन रहा है तो इसका वर्गमूल से बाहर भी निकाल सकता है, तो यहाँ पे हमने वर्गमूल से बाहर भी निकाल दिया है। अब क्या है कि इस चित्र में आएंगे। अब ये जो त्रिभुज बना है तो इसका क्षेत्रफल दूसरे तरीके से भी निकाला जा सकता है, 1/2 ये आधार और ये ऊंचाई लेकर के। तो वही चीज़ को यहाँ पे हमने किया है। एरिया जो क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार क्या हो जाएगा PR और ऊंचाई क्या हो जाएगी SQ का मान हमको निकालना है, PR का मान अपने निकाला है, अभी निकाला है। ठीक है, तो इसके जगह पे एरिया तो A ही रहेगा जब पहला था 1/2 और यहाँ पे PR की जगह पे ये पूरा जो यहाँ पे निकाला था हमने रखा SQ। अब SQ को एक तरफ रख दिया, बाकी सब गिनतियों को उधर भेज दिया। तो SQ को यहीं पे रहने लगा, 2b को ऊपर चला जाएगा तो 2a भी हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये हो गया। बस ये इतना सा निकाल दिया हमने, ये आंसर हो गया, बस इतना सा ही है। अगले सवाल पे चलेंगे। सवाल नंबर 15 कहा गया है कि एक त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। यदि इस त्रिभुज के एक भुजा को स्पर्श जिन बिंदुओं, ये त्रिभुज की एक भुजा को स्पर्श बिंदु जिन रेखाखंडों में विभाजित करता है तो उसकी लंबाई 6 और 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज के अन्य 2 भुजाओं की लंबाई क्या होगी। तो भाई यहाँ पे पढ़ने पे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता, पर जो आराम से पढ़ने पे समझ में आया वो ये है कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज में ये सब भुजाएं हैं और एक अंतःवृत्त बना है जिसका त्रिज्या 4 है। तो ये त्रिज्या क्या है, 4 है
और ये जो एक बिंदु पर स्पर्श करता है तो वहाँ पे क्या करता है, ये 8 और 6 और 8 के अनुपात में दो भागों में बांट देता है। अब क्या है, हमको इसकी और इसकी लंबाई निकालनी है। अब हम एक चीज़ जानते हैं कि जो भी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं होती हैं उनकी लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर। तो ये 6 और ये 6 बराबर होगा, ये 8 और ये 8 क्या होगा, बराबर होगा। और ये x और ये x अगर हम निकाल लेते हैं तो हमको मिल जाएगा बड़े आराम से उत्तर। यही x का मान निकालने के बाद हम जोड़ देंगे और हमको उत्तर मिल जाएगा। तो भाई बात ये है कि ये हमको 4 दिया गया, ये हमको 4 दिया, ये हमको 4 दिया गया। अब इसको हल कैसे करेंगे, तो सबसे पहले बात तो यहाँ पे देखिए 8 6 14, इस भुजा की लंबाई कितनी हो गई, 14 हो गई। अब यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे और हम इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करेंगे। किस पे, हीरोन के सूत्र से। अब देखिए यहाँ पे अर्ध परिमाप हमने निकाला है, अर्ध परिमाप के लिए हमको भुजाओं का योगफल चाहिए। पहले बात तो भुजा 14 हो गई, दूसरी भुजा 8 + x हो गई, तीसरी भुजा 6 + x हो गई। अब बटे 2 लगा दिया तो यहाँ पे 14 और 8 6 14, 14 14 28 और x 2x, 2 कॉमन हो गया, 14 + x बचा, ये अर्ध परिमाप। ठीक है, इसको हम s भी कहते हैं। ठीक है, अर्ध परिमाप को s भी कहते हैं। अब जो फॉर्मूला क्या होता है, s s - a s - b s - c होता है। तो s की जगह पे 14 + x कर दिया, s - a तो 14 + x - 14 पहली भुजा। दूसरी भुजा को घटा दिया, तीसरी भुजा को माइनस में करके यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है, माइनस अंदर गुणा होगा, दोनों तरफ माइनस लगेगा, इस माइनस से भी दोनों में माइनस लगेगा। अब इससे ये तो उतार लिया गया, इसमें 14 14 कट गया, x के लिए बचा है। यहाँ पे x कट जाएगा क्योंकि ये माइनस है, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, x कट जाएगा, 14 - 8 यहाँ पे बचेगा और यहाँ पे 14 - 6 बचेगा क्योंकि x यहाँ पे भी कट जाने वाला है। तो यहाँ पे घटाने पर मिला 6, यहाँ पे घटाने में मिला 8, 8 6 48 और 14 + x और इंटू x और यहाँ पे गुणते 48। ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। बस इसको यहीं पे रोक देंगे। अभी हम दूसरी चीज़ को समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको मिला देते हैं तो एक त्रिभुज ये मिल जाता है, इसको मिला देते हैं दूसरा त्रिभुज ये मिल जाता है, तीसरा त्रिभुज ये मिल जाता है। क्योंकि जो वृत्त होता है वो जहाँ पे स्पर्श करता है तो ये लंब होता है, याद रखेंगे, हमेशा 90 अंश का कोण बनाता है, इधर भी बनाता है और इधर भी बनाता है। इस वजह से त्रिभुज क्या होता है, 3 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इस लंब को छोड़ देते हैं तो क्या मिलेगा, एक ये मिल जाता है, दूसरा ये मिल जाता है, तीसरा ये मिल जाता है। तो हम क्या करेंगे, तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालेंगे और जोड़ करके इस क्षेत्रफल के बराबर कर देंगे। तो इसका क्षेत्रफल क्या मिलेगा, 1/2 आधार 14 ऊंचाई 4, 1/2 आधार 8 + x ऊंचाई 4, 1/2 आधार 6 + x ऊंचाई 4। बस इतना हमने यहाँ पे किया है। कैसे किया है देखेंगे। तो यहाँ पे क्षेत्रफल क्या किया हमने, 1/2 14 × 4, 1/2 8 + x × 4, 1/2 6 + x × 4। यहाँ पे 2 से काट दिया, 14 × 2, यहाँ से 2 काट दिया 2, यहाँ से काट दिया 2 मिलेगा। इसको अंदर गुणा करा दिया बड़े आराम से और यहाँ पे जोड़ने पे 56 मिल गया और ये 4x मिल गया। तो ये जो 56 + 4x है वही वाला जो क्षेत्रफल अभी मिला था उसके बराबर होगा। तो यहाँ पे बराबर कर दिया। बराबर करने के बाद ये देखेंगे अंडर रूट बना है तो दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, और जिससे क्या हो जाएगा कि ये अंडर रूट हट जाएगा। यहाँ पे 4 से दोनों कट रहे थे, हमने 4 को कॉमन लिया, 14 चौके 56 होता है और 4x उससे निकल गया। अभी यहाँ पे स्क्वायर करने पे यहाँ पे 4 चौके 16 हो जाएगा और ये इसके साथ भी स्क्वायर लग जाएगा, इधर से अंडर रूट हट जाएगा। अब ये जो 4 चौके 16 है, 16 3 48 होता है, तो यहाँ पे 4 से काट दिया हमने, यहाँ पे 3 आ गया। अब 3 से अंदर गुणा कराना थोड़ा सा आसान बनेगा। 14 3 42 होता है और यहाँ पे 3x² और यहाँ पे होल स्क्वायर भी करना अब हमारे लिए आसान हो गया। तो अब पक्षांतर कर लेते हैं, ये x² उधर लाएंगे 3x² में। देखिए 3 से अंदर गुणा करेंगे, 14 3 42 और 3 से 3x², तो इसमें से x² घटेगा और यहाँ पे 42x है और यहाँ पे 14 दूनी 28 माइनस को दिला देंगे, मतलब 14 दूनी 28x हो गया और 14 14 में 196, ये भी आने के बाद यहाँ पे -196 बराबर 0 हो गया। घटाने के बाद जो कुछ भी मिलना था ये मिल गया। 2 से काट देंगे सभी को क्योंकि 2 से सभी कट रहे हैं। अब गुणनखंड कर देंगे। गुणनखंड क्या करेंगे, 14 14 7 98 होता है, 14 में से 7 गया 7 और यहाँ पे हल करते चले जाए तो x + 14 और x - 7 मिल गया है। यहाँ से हमको ये क्या मिल जाएगा भैया, यहाँ पे माइनस वाली गिनती मिल जाएगी जिसको हम अमान्य कह देंगे क्योंकि लंबाई माइनस में नहीं होती और ये प्लस वाली गिनती सही हो जाएगी। ठीक है,
यहाँ से जो माइनस में मिला था वो प्लस में हो गया। अब 8 7 15 एक भुजा हो गई और 6 7 13 एक दूसरी भुजा हो गई। बस हो गया आपको आंसर। ओके दोस्तों, तो अगला प्रश्न जो है वो है क्वेश्चन नंबर 16। दिखाई दे रहा है कि एक वृत्ताकार ट्रैक मतलब होता है रास्ता की आंतरिक परिधि, आंतरिक आपको परिधि दी गई है 220 मीटर। यदि ट्रैक की चौड़ाई प्रत्येक स्थान पर 7 मीटर हो तो 2 रुपये प्रति मीटर की दर पर यहाँ पे प्रति वर्ग मीटर की प्रति मीटर की दर पर बाह्य वृत्त के चारों ओर तार लगाने का खर्च क्या होगा। तो बाह्य वृत्त के चारों ओर हमको तार लगाना है तो खर्च कितना होगा, 2 रुपये 1 मीटर का पड़ रहा है और पाई का मान 22/7 दिया गया है। प्रश्न देखेंगे हल कैसे करना है। तो जी यहाँ पे प्रश्न दिखाई दे रहा है, हमने हल करने के लिए चित्र बनाया है। हमें आंतरिक परिधि के बारे में दिया गया था। अब देखिए परिधि जो भी सूत्र, परिधि अगर वृत्त की परिधि को अगर हम लेते हैं तो परिधि क्या होता है 2πr होते हैं और जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है πr स्क्वायर होता है। तो हमको यहाँ पे 2πr का प्रयोग करना है। तो 2πr बराबर कितना हो गया 220। यहाँ पे हम मीटर नहीं लिख रहे हैं और यहाँ पे देखेंगे 2π को हमने नीचे भेज दिया, पाई का मान 22/7 होता है तो 22 तो नीचे रख दिया, 7 क्या हो गया ऊपर चला गया और 22 से यहाँ पे 220 से कट रहा था तो 22 10 में 220, 2 से काट देंगे 2 पंचे 10, यहाँ पे 5 हो गया, 7 5 35 मीटर क्या हो गई आपकी आंतरिक त्रिज्या हो गई। अब चित्र को समझ लेते हैं। ये रास्ता है, ठीक है, यही वाला हिस्सा जो है ये आपका रास्ता है और ये इसकी आंतरिक परिधि हो गई, ये इसकी आंतरिक त्रिज्या जो हमने निकाला अभी कितना 35, ठीक है, ये 35 हो गया और हमको ये बाह्य परिधि हमको निकालना है क्योंकि उसी पे हमको तार लगाना है। अब ये हर जगह पे कितने मोटा है, चौड़ाई कितनी है 7 की दी गई थी तो ट्रैक की चौड़ाई कितनी है 7 है तो बाह्य त्रिज्या क्या बन जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक तो 35 है ही, ये 35 इतना है ही, उसी में 7 जोड़ देंगे तो 35 7 42 मीटर क्या हो गया आपका इसकी बाह्य परिधि होगी। अब जब बाह्य परिधि मिल गई तब हम बाह्य त्रिज्या मिल गई सॉरी, तो इसकी बाह्य परिधि को हम बड़े आराम से निकाल पाएंगे। तो परिधि बराबर 2πr होता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको कहें कि ये कैपिटल R मिला है तो हम यहाँ पे कैपिटल R रख सकते हैं। तो 2π पाई का मान 22/7 ही रखेंगे, R की जगह पे 42 रख देंगे तो 7 6 42 होता है 6 हो गया और 6 2 12, 12 और 22 का गुणा किया है तो यहाँ पे 264 मीटर क्या मिल गया है, ये हमको बाह्य परिधि मिल गई है। अच्छा जी, बाह्य परिधि मिल गई है लेकिन हमें निकालना है खर्च। खर्च क्या है 2 रुपये प्रति मीटर की दर से तार लगाने का खर्च आ रहा है। और अगर हम कुल खर्च की बात करेंगे तो जितना मीटर हमारे पास बाह्य परिधि हो रही है 264, उसी में 2 से गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद हमें 528 रुपया जो मिला है ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, यानी इतना खर्चा लगेगा बाहर वाली परिधि पर तार घिराने के लिए। ओके, तो अगला जो प्रश्न है वो ये प्रश्न है, कहा गया है कि उस वृत्त की त्रिज्या जिसका क्षेत्रफल 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के योगफल के बराबर हो, जिसकी भुजाएं ये क्रमशः दी गई हैं। पहले त्रिभुज की भुजाएं इतनी दी गई, दूसरे त्रिभुज की भुजाएं ये दी गई हैं। अब कह रहे हैं कि भाई वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, वृत्त का क्षेत्रफल दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर है। तो इसमें सीधा सीधा बस एक ही काम कर सकते हैं हम कि इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को हम निकाल लेते हैं, फिर जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर करेंगे और वृत्त का क्षेत्रफल अभी हमने लिखा था πr²। तो भाई हमने यहाँ पे हल किया है। देखेंगे पहले वृत्त त्रिभुज की बात करेंगे तो उसके जो भुजाएं हैं वो हमें दी गई थी, वो थी 35 53 और 66। अब यहाँ पे देखिए जो क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होता है वो यहाँ पे हीरोन का सूत्र प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी गिनतियाँ हैं, कौन सा संपूर्ण है कौन सा नहीं है हमें कुछ पता नहीं है, तो हीरोन का सूत्र लगाना सबसे आसान रहेगा यहाँ पे। अब देखिए उस सूत्र में होता क्या है, s बराबर तो पहले निकालना होता है a + b + c/2 और उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √s s - a s - b और s - c, ये 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है, 3 और 4 चीज़ें।
अब इतना होता है, यही हमको क्षेत्रफल निकालना होता है। सबसे पहले बात तो यहाँ पे इसका अर्ध परिमाप निकाला जाता है, और अर्ध परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं के योगफल का आधा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने अर्ध परिमाप यानी कि एस के बारे में निकालने का प्रयास किया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 35, 53 और 66 को जोड़ा, 2 से भाग किया तो 154 का आधा 77 मिल गया। और इसी त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालने लगे तो क्षेत्रफल बराबर हो गया अंडर रूट, पहले बात तो 77 आया, ठीक है, एस की जगह पे, फिर एस माइनस ए यानी कि 77 माइनस 35 जो दिया गया है। एक भुजा दी गई है, दूसरी भुजा 53 दी गई तो उसको भी माइनस करके रख दिए, तीसरी भुजा 66 दी गई उसको भी माइनस करके लिख दिया। अब 77 तो ऐसे उधर आएगा, 77 में 35 घटाया 42, इसमें से 24, इसमें से 11 घटने के बाद ये मिल गया। अब हमको निकालना था इसका वर्गमूल। इसका वर्गमूल निकालने का आसान सा तरीका ये है, देखिए सभी लोग करते क्या है, पहले कुछ लोग ऐसा होता है, पुरानी पद्धति यही होती है कि पहले गुणा कर लेते हैं फिर उसके बाद वर्गमूल निकाल लेते हैं। बट मैं कहूँगा कि आप इसको गुणनखंड कर दीजिए, फैक्टर कर दीजिए। जैसे 77 है तो 11 सतह 77 कर दिया, 42 है तो 7 छंग 42 कर दिया, और 24 है तो 6 चौक 24 हो रहा था तो 6 चौक 24 कर दिया, और 11 है तो 11 को ऐसे लिख दिया। अब क्या है, देख रहे हैं कि 11 और 11 मिल रहे थे तो बाहर आ गया, 7 और 7 मिल रहे थे वो बाहर आ गया, 6 6 मिल रहे वो बाहर आ गया, और 4 का वर्गमूल निकल आया वो हो गया 2। बाकी अब गिनतियों को गुणा करा दिया है, अलग अलग स्टेप में गुणा कराया है, और आखिर में जाके यहाँ पे 924 हमको क्या मिल गया है, इसका क्षेत्रफल वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा। तो 924 क्या हो गया, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया है। अब हम यहाँ पे दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालेंगे। तो दूसरे त्रिभुज की भुजा निकाल ली, लिख ली, यस का मान निकाल लिया, वही सेम आया जोड़ने पर क्योंकि वही गिनती, ठीक है। यहाँ पे जो जोड़ने पर हो रहा है वो इसी के बराबर हो रहा है। और यहाँ से हमने एस का मान निकाल लिया, जैसे कि हमने पहले निकाला था 77, अब फिर से निकलेगा 77। उसके बाद फिर वही सूत्र लगा दिए, 77 गुणते एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो घटाते गए, यहाँ से घटाया 44 और यहाँ से घटाया 21, यहाँ से घटाया 12, तो घटा दिया। और उसके बाद फिर से हम इसमें गुणनखंड करेंगे। तो 11 से 77 हो गया, और 11 चौक 44 हो गया, और 7 त्रिक 21 हो गया, तो 4 3 12 हो गया, 3 3 का जोड़ा बना, 4 4 का बना, 7 7 का बना, और 11 11 का बना। तो सभी को लिख लिया यहाँ पे, और उसके बाद गुणा करा करके हमें इसी के बराबर फिर से उत्तर मिल गया। और जब यहाँ पे इस पुराने वाले पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको मिल गया, दूसरे वाले क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल गया, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे जो कि वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो यहाँ पे बाकायदा जोड़ दिया गया है, ठीक है। जोड़ने के बाद यहाँ पे भाग दिया गया है, और सॉरी भाग अभी नहीं दिया गया है, थोड़ी देर बाद दिया जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बराबर किया गया, और यहाँ पे हमने इसको जोड़ लिया, जोड़ने के बाद इसको लिख लिया। भाग अब दिया जाएगा, पाई को नीचे ले जाएंगे तो 22/7 ऊपर चला जाएगा। अब भाग देंगे, भाग देने के बाद जो कटा, कटने के बाद यहाँ पे 84 गुणते 7 मिला, आर स्क्वायर बराबर इतना हो रहा है, तो आर बराबर फिर से अंडर रूट लग जाएगा। और अंडर रूट लगने के बाद यहाँ पे देखेंगे ये जो 84 है, 12 से 84 हो रहा था, तो 7 और 7 तो बाहर आ गए, 12 निकल नहीं पाए क्योंकि इसके पास क्या है, इसके पास है अभी 3 चौके 12, वैसे निकल भी सकता था। तो यहाँ पे 7 गुणते यहाँ पे 4 3 12 कर सकते थे, ठीक है। तो 4 बाहर निकल आता तो 2 बन के 2 सत्ते यहाँ पे 14 और अंडर रूट 3 बचता। तो ये क्या हो गई, हमारी त्रिज्या हो गई उस वृत्त की जो कि बराबर है इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योगफल के, ठीक है। तो ये रहा इस प्रश्न का हल, बड़े आराम से करना है हमें। यहाँ पे हीरोन को सूत्र लगाना थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है क्योंकि थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, क्योंकि 2 सवाल एक ही सवाल में दिए हैं, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना ही पड़ेगा। मतलब करते रहिए, सब बन जाएगा। ओके जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहा गया है 48 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के सिरे पर 2 वृत्ताकार भाग जोड़े गए हैं। जोड़ने का प्रस्ताव है। प्रत्येक वृत्त का केंद्र विकर्ण के प्रच्छेद बिंदु है। बहुत गजब की बात है। पूरे मैदान का क्षेत्रफल होगा। तो भाई देखेंगे यहाँ पे हमने
वर्ग बना रखा है, ठीक है। अब इसका 58 सेंटीमीटर आपका इसका भुजाएं हो गई हैं, और इसके जो विकर्ण हो रहे हैं एक दूसरे को यहाँ पे काटेंगे, और यहाँ पे अगर हम वृत्त को रखेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से रखाएगा, ठीक है। ये ऐसे रखाएंगे, त्रिज्या आपकी यही बनेगी। अब त्रिज्या ये विकर्ण का आधा हिस्सा ही बनेगा। पहले बात तो विकर्ण निकाल लेते हैं। देखिए वर्ग का जो विकर्ण का सूत्र होता है वो होता है विकर्ण बराबर a√2, यानी कि √2 गुणित भुजा। निकालते कैसे हैं? पाइथागोरस थ्योरम से। यहाँ पे a होता है, यहाँ पे a स्क्वायर जोड़ने के बाद √2a² बराबर a√2, ये आपने निकालना सिखाई था। तो ये था। अब जो वृत्ताकार ये भाग बचेगा, अब ये क्या है? चौथाई भाग बचेगा, क्योंकि विकर्ण तो एक दूसरे को 90 अंश पे काटते हैं, तो हर जगह 90 बना है। तो ये पूरे वृत्त का 1/4 हिस्सा ये वाला है, और ये वाला भी वही है। तो हम यहाँ पे वृत्ताकार भाग के त्रिज्या निकालेंगे, इसी का आधा कर देंगे, तो उसे भाग गया तो 29 मिल गया। 29 √2 सेंटीमीटर क्या हो गई? ए त्रिज्या, ये वाली त्रिज्या हो गई। अब हम इन दोनों भागों का क्या करें? दोनों वृत्ताकार त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हम पहले निकाल लेंगे। अब यहाँ पे इसी वजह से 2 से गुणा किया है, और 2 θ/360। अब सूत्र क्या होता है? θ/360 πr² होता है। थीटा कितना है? 90 अंश है, तो यहाँ पे हमने 90 रख दिया। 2 ऐसे उतारा, 90 रखा, 360 रखा, पाई के मान 22/7 रखा, और r² की जगह पे 29 √2 का स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे 2 से 90 से कटा 0 0, 9 चौक 36, 4 आ गया, 2 से काटेंगे, यहाँ पे 2 आ गया, 2 से काट दिया, 11 दूनी 22, यानी कि 11/7 यहाँ पे मिल रहा है। 29 मिल गया 2 बार, और यहाँ पे √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 मिल जाएगा। तो हमने ऊपर वाली गिनतियों को गुणा कराया है स्टेप बाय स्टेप, और उसके बाद 7 से भाग कर दिया है। तो ऐसे में क्या मिल गया हमको? ये जो मिला है ये क्या है? दोनों वृत्ताकार त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल, यानी ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा का क्षेत्रफल। अब देखेंगे वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, ये देखिए पूरे का हम क्या करें? केवल 2 हिस्सा, क्योंकि ये वाला हिस्सा, ये जो पार्ट बन रहा है वर्ग के क्षेत्रफल में, ये हमने इसके साथ कैलकुलेट कर दिया। अब दोबारा तो कैलकुलेट करेंगे नहीं, तो वृत्त का क्षेत्रफल का जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा उसका हम यहाँ पे आधा करेंगे। तो पूरे मैदान का अगर हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो पहले बात है यहाँ पे वर्गाकार भाग के क्षेत्रफल का आधा हम निकालेंगे। तो 1/2 48 से गुणते 48 कर दिया, तो यहाँ पे इसका वर्ग जो भी बनता है 2 से पहले भाग कर दिया, उसके बाद 29 से गुणा कर दिया, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे हमको मिल गया है वर्गाकार के भाग का आधा का क्षेत्रफल। क्यों कि हमने आधा वाला हिस्सा वृत्त के हिस्से में डाल दिया था, वृत्ताकार भाग के हिस्से में डाल दिया था। तो पूरे मैदान का हमको क्षेत्रफल निकालना, तो ये हिस्सा और इधर जो मिला है इन दोनों को हमने यहाँ पर जोड़ दिया बाकायदा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस पूरे पार्क का क्षेत्रफल जो ऐसा हम कुछ दिखाई दे रहा है। 19 नंबर सवाल को देखेंगे। कहा कि एक बेलनाकार टैंक के आधार की त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। इसमें वृत्ताकार पाइप से 7 मीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बह रहा है। पाइप का व्यास 2 सेंटीमीटर दिया गया है। आधे घंटे में टैंक के तल में कितनी वृद्धि होगी, यानी पानी कितना ऊपर तक ऊंचाई तक उठ जाएगा, यही हमको निकालना है। तो गाइस यहाँ पे अगर हम बात करेंगे जो अपने पास बर्तन है, यानी कि बेलनाकार जो टैंक है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा, और इसकी आधार की हमको दी गई है त्रिज्या, वो दी गई है 40 सेंटीमीटर। अब इसमें एक पाइप के थ्रू पानी आ रहा है। अब यहाँ पे जो पाइप है, हम पहले बात तो इसी के बारे में बात करेंगे। तो इसमें से 1 सेकंड में या फिर आधे घंटे में कितना पानी निकला है, बस हमको वही आधे घंटे में कितना, आधे घंटे तक ये पानी चलता रहा, इसमें से पानी निकलता रहा, इसमें भरता रहा, तो इसमें से कितना आयतन पानी निकला हमको वो निकालना है। तो उसके लिए हमको जो व्यास दिया गया है हम उसी से आधा करके त्रिज्या निकाल लेंगे। आधा करके त्रिज्या निकालने के बाद उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये वाला जो सेक्शन है, ठीक है, ये वाला सेक्शन जो दिखाई दे रहा है, इसका हमको एरिया निकालना है πr² के थ्रू, क्योंकि ये वृत्ताकार भाग है, क्योंकि यहाँ पे बेलनाकार अपने पाइप भी थे ना, तो यहाँ पे हमने निकाल लिया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो πr², r की जगह पे यही 1 रख देंगे, a² बराबर यहाँ पे हमको पाई मिल गया, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या हो गया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया। अब जो प्रवाह की दर होती है वो क्या है, 7 मीटर पर सेकंड है, यानी 700 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब 700 सेंटीमीटर बनाने की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में दिया गया है, और ये आधार की जो त्रिज्या दी गई है वो भी सेंटीमीटर में ही दी गई है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो
7 मीटर बराबर 700 सेंटीमीटर। तो 1 सेकंड, यहाँ पे प्रति सेकंड का मतलब है 1 सेकंड, बस यही जानेंगे। 1 सेकंड में प्रवाहित जल का आयतन जो होगा, अब देखिए वो जो यहाँ पे होता है क्या, आधार का क्षेत्रफल। देखिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, ठीक है। अगर आप बेलन का क्षेत्र आयतन का सूत्र निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच मिलता है। तो ये क्या है, आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। ऐसे कोई बेलन है तो इसका आधार का क्षेत्रफल और साथ में ऊंचाई से गुणा। तो ऐसे ही सेम काम होगा इस पाइप के माध्यम से। तो आधार अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, ऊंचाई क्या, यही 700 सेंटीमीटर जितने दूर का पानी इनको मिल रहा है। तो ये हो गया क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का, और ये उसकी ऊंचाई 700, दोनों गुणा कर दिया तो 700 पाई सेंटीमीटर क्यूब क्या मिल गया हमको, 1 सेकंड में प्रवाहित जल का आयतन मिल गया। अभी आधे घंटे यानी कि 30 मिनट, यानी कि 30 गुणित 60 बराबर इतने सेकंड में 6 18 यानी 1800 सेकंड में प्रवाहित जल का आयतन हमको निकालना है, क्योंकि हमको यहाँ पे सेकंड का हिसाब रखना है। तो यहाँ पे 700 पाई गुणित 30 गुणित 60 आ गया सेंटीमीटर क्यूब, इसको इतना ही रखेंगे। इतना आयतन क्या हुआ, उसमें से इस पाइप से निकला है, अब इसमें भर दिया गया। अब इसका आयतन के मतलब इसमें जो पानी उठा है उस तली तक उठा है, तो जितना पानी उठा है उसके आयतन के बराबर होगा जो जितना इसमें से पानी निकला है। तो प्रवाहित जल का आयतन बराबर टैंक में भरे जल का आयतन। तो प्रवाहित जल का आयतन तो 700 पाई 30 गुणित 60 यहाँ पे है ही। तो भरे गए जो टैंक है उसका आयतन निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहाँ पे बेलन का भाग है तो पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान, पाई ऐसे रख दिया, आर का मान यहाँ पे 40 दिए गए थे, एच का मान तो निकालना ही कितनी ऊंचाई तक बढ़ा है। पाई से पाई को हमने काट दिया, 2 जीरो यहाँ पे 40 के पास थे तो 700 के पास भी 2 जीरो थे तो उसको भी काट दिया। तो इधर 7 गुणित 30 गुणित 60 है, तो इसको ऊपर रखेंगे, 4 को नीचे हम भेज देंगे और उसके बाद काट देंगे। तो 4 से काटा, यहाँ पे 15 चौके 60 है, 2 से काटा तो 2 मिला, 2 से काटेगा तो 15 मिला, 30 में से 15 मिलेगा, ठीक है। फिर 7 गुणित 15 यहाँ पे हमने लिख दिया, बटे 2 बचा है अकेले, हमने इसको ऊपर अलग गुणा कराया, नीचे वाले 2 से हमने भाग कर दिया, तो हमको कुल मिला कितना मिला है। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आता है कि इतनी ऊंचाई तक, यानी कि जल के ऊंचाई में इतनी वृद्धि होगी। यहाँ पे स्पेशल नोट हमने लिख करके रखा है, टैंक में भरे जल का आयतन जो होगा वो आधार क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई के बराबर होगा, क्योंकि बेलन के सूत्र के वही हिसाब हमने बात की थी। तो ये रहा इस प्रश्न का उत्तर, जहाँ पे मिला 787.5 सेंटीमीटर आपकी जो हो जाएगी इसकी ऊंचाई हो जाएगी। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। दिया क्या है, यदि 45 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंक्वाकार बाल्टी के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं क्या है। यहाँ पे शंक्वाकार नहीं, इसको शंकु का छिन्नक जो होता है बाल्टी का आकार, तो उसी का आकार का होता है। तो यहाँ पे 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर दिए गए हैं। इसकी धारिता यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया है और पाई का मान 22/7 हमको निकालना है। तो कुल मिला के हमको इसका आयतन निकालना है, जो शंक्वाकार यानी कि बाल्टी है उसका आयतन निकालना है। ओके, तो यहाँ पे हमने बाल्टी यानी कि वो छिन्नक के आकार की है, उसकी ऊंचाई 45 लिख लिया है और आधार की त्रिज्या जो त्रिज्याएं 28 और 7 दी थी उनको लिख लिया है, 22/7 जो पाई का मान होता है वो लिख लिया है। अब जो छिन्नक का आयतन का सूत्र होता है वो क्या होता है, पाई एच अपॉन 3 आर स्क्वायर प्लस आर आर, या फिर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, ये होता है। तो पाई का मान 22/7 रख दिए, एच का मान जो ऊंचाई थी 45 रख दिया, बटे 3 कर दिया है और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, आर जो 28 है उसका स्क्वायर, फिर स्मॉल आर यानी 7 का स्क्वायर, फिर 28 गुणित 7 ये कर दिया है। उसके बाद फिर हमने यहाँ से 3 से काट दिया, 15 3 45 हो रहा था, कट गया और उसके बाद 22 और 15/7 को हमने इसे उतार लिया है। अब क्या स्थिति बनेगी, अब देखेंगे यहाँ पे 28 का वर्ग करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, तो हम देख रहे हैं कि 7 चौके 28 होता है, तो 28 देखेंगे यहाँ पे 28 गुणित 28 रहा होगा और ये होता है 7 चौके 28 गुणित यहाँ पे भी 7 चौके 28 रहेगा। तो हमने क्या किया है, दोनों 7 को इधर से निकाल लिया, यहाँ से भी निकाल लिया, यहाँ से 7 निकला और यहाँ पे 7 चौके 28 होता है ना, तो ये भी 7 हमने निकाल लिया, यहाँ पे 4 अकेले बचा है। तो टोटल सभी के पास 2 7 थे, तो हमने सभी से 2 7 निकाल लिए, 7 7 49 हमने निकाल लिए। तो यहाँ पे बचेगा 4 गुणित 4 यानी 4 चौक 16, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे कितना बचा 4,
बहुत ही लॉजिकल यहाँ पे दिमाग लगाना है, क्योंकि सिंपल तरीके से आप यहाँ पे 28 का वर्क करेंगे फिर जोड़ेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा जाएगा ही। 7 से 7 को हमने काट दिया, फिर 22, 15 और 7 का गुणा हो रहा है। 7 में 4 चौके 16 प्लस 1 प्लस 4 हो रहा है, 16 4 20 1 21 हो गया है। तो इतना सब कुछ यहाँ पे मिल गया। अब इन्हीं चीज़ों को बाकायदा गुणा करने पर इतना सेंटीमीटर क्यूब आपको क्या मिल गया, आयतन मिल गया है, जो उस बाल्टी का आयतन है, यानी कि उसमें इतना पानी भरा जा सकता। ओके जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 21 नंबर। एक जार में 54 कंचे हैं जो नीले हरे सफ़ेद हैं। जार से नीले कंचों को चुनने की प्रायिकता 1/3 है तथा हरे कंचों को चुनने की प्रायिकता 4/9 है। तो जार में सफ़ेद कंचों की संख्या होगी, इनमें से कौन सी संख्या होगी सफ़ेद कंचों की। प्रायिकता की ये सवाल है। कुल कंचों की संख्या हमको दी गई है तो हमने लिख लिया। नीले कंचों की जो प्रायिकता हो रही है वो क्या हो रही है, 1/3 हो रही है। तो भाई जो प्रायिकता होती है उनमें क्या होता है कि प्रायिकता का जो निकालने का होता है, ऊपर लिखा जाता है जो उनकी ओरिजिनल संख्या होती है। जैसे हमने नीलों को x मान लिया है, हरे को y मान लिया, सफ़ेद को निकालना है, उसको हम बाद में देख लेंगे। तो जो उनकी मूल संख्या होती है हम उनको ऊपर रखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इसकी प्रायिकता 1/3 है तो 1/3 रख दिया। तो नीले कंचों की संख्या x को ऊपर रख दिया और कुल कंचों की संख्या नीचे रख दी। अब 3 से ये कट रहा है तो 18 मिल गया। 18 1 से गुणा कर 18 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया, 18 हो गया। यानी नीले कंचों की संख्या कितनी हो गई, हमने 18 यहाँ पे प्राप्त कर ली है। ऐसे ही हरे कंचों के बारे में बात करेंगे तो हरे कंचों की जो प्रायिकता 4/9 है, तो 4/9 किसके बराबर होगा, हरे कंचों की संख्या y है हमने मानी, और यहाँ पे बटे 54 करना है। तो देखिए प्रायिकता सूत्र होता है, ठीक है, प्रायिकता। तो प्रायिकता बराबर क्या होते हैं, जो आपके जो भी आप निकालना चाहते हैं, जिसकी भी प्रायिकता निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो जो अनुकूल परिणाम होते हैं उनको ऊपर रखा जाता है और कुल परिणाम को नीचे रखा जाता है। तो यहाँ पे ये कुल परिणाम नीचे हैं, अनुकूल परिणाम यानी कि हरे कंचे जो हैं उनको हमने ऊपर रख दिया है। तो 9 से ये कट रहा है, 9 से 54 होता है, 6 से गुणा कर 6 चौके 24, यानी हरे कंचों की संख्या कितनी हो गई है, ठीक है, कितनी हो गई, 24 हो गया। अगर सफ़ेद को निकालना है तो 54 में से 18 और 24 को जोड़ करके घटा दो। भाई सिंपल सा लॉजिकल काम है। तो 18 और 24 को जोड़ा 42 हो गया। जब 54 में से घटाया तो सफ़ेद कंचों की संख्या कितनी हो गई है, 12 हो गई है, बहुत ही आसानी से। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न बहुत ही ज़्यादा आसान पड़ रहा है, बिकॉज़ यहाँ पे देखेंगे क्रिया है cos 1 cos 2 cos 3 डॉट 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 cos 180 का मान क्या होगा, इस पूरी सीरीज़ का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि cos 90 भी बीच में आता है और सभी लोग गुणे में है, ऐसा कुछ नहीं है कि प्लस माइनस में हो, ये सब गुणे में है। और cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो जब cos 90 का मान 0 होता है और सभी में गुणा हो रहा है, और जब 0 में किसी गिनती से गुणा करते हैं तो 0 ही हो जाता है। तो यहाँ पे पूरी गिनती जो पूरी सीरीज़ दी गई है उसका पहला ऑप्शन यानी कि 0 आंसर होगा। बहुत ही आसान रहा, ठीक है, सिंपल सा। आगे जो 23 नंबर है यहाँ पे दिया गया है, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का जो है वो माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो सवाल है वो थोड़ी सी लॉजिकल है। अब देखो बहुत ही आसान भी पड़ेगा वो। अगर आपसे कहा जाएगा कि 10 तक के विषम संख्याओं का जो है आप क्या करिए, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है, माध्य या समांतर माध्य। तो पहले विषम संख्या 1, आखिरी वाली क्या बनेगी, यहाँ पे 10 तक वाले के हिसाब में 9 बनेगी। तो जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे। तो 9 1 10, 10/2 बराबर 5 आपको मिल गया है। तो अगर आपसे कहा जाएगा कि 10 तक की विषम संख्याओं का जो है औसत ज्ञात कीजिए, माध्य ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे, 10/2 कर दिए, या फिर अगर n कह रहा है तो n/2 कर देंगे। और प्रथम n की बात की जाएगी तो यहाँ पे सिंपल सा काम है, n ही इसका औसत बनेगा, ठीक है। अगर प्रथम 11, ठीक है, प्रथम 11 विषम संख्याओं का औसत किया जा रहा है, प्रथम 5 का कह लिया जाए तो 1, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 7 और यहाँ पे 9। ध्यान से देखेंगे 1 2 3 4 5, ये प्रथम
5 लोग हैं। बात समझें, 5 तक कहा जाएगा तो 5 एक जोड़ करके 2 से भाग कर दिए तो हमको औसत मिल जाएगी। लेकिन प्रथम 5 की बात की जाएगी तो कुछ ऐसा देखा जाएगा। तो ये आखिरी गिनती 9 है और पहली वाली 1 है, तो 9 1 10 बट्टे 2 कर देंगे तो 5 मिल जाएगी। यह औसत निकालने का तरीका होता है। अगर संख्याएं एक सीरियल वाइज समांतर में दी गई, समांतर श्रेणी के रूप में दी गई हैं, तो अंतिम और प्रथम को जोड़ करके 2 से भाग कर दीजिए, औसत मिल जाएगा। नहीं तो आप पूरी संख्याओं को जोड़िए तब 2 से तब उतने से ही भाग देना पड़ेगा। जैसे 9 1 10 हो रहा है, 7 3 10 10 5, यहाँ पे 10 10 20 5 25 हो रहा है। तो तब कितनी संख्याएं हैं टोटल? 5 संख्याएं। तो 5 से भाग करेंगे, 5 पचम कितना मिल गया? 25 हो रहा है। तो यहाँ पे आपको औसत कितना मिल गया? 5 मिल गया। तो अगर प्रथम n संख्याओं का औसत पूछे तो n बताएंगे और n तक की पूछा जाए तो n/2 बताएंगे। तो ये हो गया आपका आंसर। क्या यहाँ पे क्या सही होगा? आपका सही होगा n। तो यहाँ पे विकल्प डी सही है। ओके, तो आगे चलेंगे। यहाँ पे बारंबारता के माध्यमाधिका बहुलक के बीच में एक संबंध की बात की जा रही है। तो यहाँ पे देखिए बहुलक बराबर जो कुछ हो रहा है यहाँ पे हम ध्यान से समझेंगे कि एक ट्रिक होती है, इसी से संबंधित बहुत आराम से आ जाएंगे। देखेंगे यहाँ पे जो सी वाला पार्ट है, 3 गुणते मध्यिका, मध्यिका में 1 2 3 अक्षर अगर आप मानते हैं तो 3 से इसमें गुणा, माइनस 2 गुणते माध्य, माध्य में 2 अक्षर अगर आप मानते हैं तो ये इसके साथ 2 रहेगा। तो ये इसकी याद करने की ट्रिक है। जैसे माध्य के साथ 3 दिया है तो जाहिर सी बात है गलत है, क्योंकि इसके साथ 2 होना चाहिए था। मध्यिका के साथ 2 दिया है, गलत है। ठीक है, मध्यिका के साथ 3 दिया है, माध्य के साथ 2 दिया गया है, और बीच में माइनस होना चाहिए, प्लस तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस वजह से सी वाला ऑप्शन सही है। यही चीज़ें उल्टा पुल्टा करके देता है, बट ये जो होती है ट्रिक होती है, बड़ा आराम से आप कर पाएंगे इसमें। तो बहुलक बराबर होता है 3 गुणते मध्यिका माइनस 2 गुणते माध्य। अगली जो सवाल है 25 नंबर, कहा गया यन प्रेक्षणों का औसत x है। प्रथम पद में 1, द्वितीय पद में 2, तृतीय पद में 3 जोड़ दिया। ऐसे ही यन, इसी प्रकार यन तक जोड़ते जाएं तो नया माध्य क्या होगा, ये हमको ज्ञात करना है। तो इसको हमने हल किया है, देखेंगे। तो सवाल में कहा गया था यन पदों का औसत क्या है आपका, x बार दिया गया है। तो पहला पद a हो गया, a + d a + 2d, ऐसे ही कि n तक जाएंगे तो a + n - 1d, ये अंतिम पद तक होता है। ठीक है, तो औसत क्या है इनका, a प्लस, देखेंगे अगर मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊं तो सभी पदों को जोड़ेंगे तो वैसा काम बनेगा, बट यहाँ पे हम प्रथम और अंतिम जोड़ करके 2 से भाग करके वाला काम चलाएंगे। तो प्रथम पद और अंतिम पद को यहाँ पे हमने जोड़ दिया, 2 से भाग किया तो क्या हो गया, ये औसत के बराबर होगा। औसत क्या था, x बार था, तो हमने इसके बराबर कर दिया। अभी ये क्या है कि a और a जोड़ करके 2a हो गया है, और n - 1d/2 ऐसे ही लिख दिया। ये अब इसमें छोड़ देते हैं। तो हमें क्या कह रहा था कि प्रथम पद में 1 जोड़ दीजिए, दूसरे पद में 2 जोड़ दीजिए, तीसरे पद में 3 जोड़ दीजिए, ऐसे ही आखिरी पद में n जोड़ दीजिए, nवें पद में n ही जोड़ेंगे। तो ये प्रथम पद बन जाएगा और ये अंतिम पद बनेगा। तो दोनों को हमने यहाँ पे जोड़ा और 2 से भाग किया, तो ये क्या हो गया, इसका औसत हो गया। तो यहाँ पे प्लस ही हो गया तो कुछ बदलेगा नहीं, a और a मिलकर के 2a हो जाएगा, और n - 1d तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे a और a मिलकर के 2a हो गया, n - 1d यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पे बचा था अभी 1, तो यहाँ पे 1 बचा है, 1 और n मिलकर के हो जाएगा 1 + n। अब यहाँ पे 2 तो सभी के बटे में था, तो इसके हिस्से में ये इसको अलग कर दिया हमने, और इसमें 1 + n/2 हो गया। तो ये पूरा पार्ट क्या है, x बार के बराबर है, जैसा कि हमने ऊपर किया था। तो यहाँ पे हो जाएगा x बार + 1 + n/2। तो ये हो गया आपका आंसर इस क्वेश्चन।